श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी हैं तथा श्रीमती सोनाली सिंह जी हैं। वो लोग अपने विचार व्यक्त करेंगी और हम लोग को मार्गदर्शन देंगी कि कैसे हम लोग बड़े बुजुर्गों का कर्ज चुकाएं। तो सबसे पहले हमारे बीच सोनाली दीदी हैं, वो अपना विचार और यूं ही कार्य करती है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज होने पर भी कष्ट देने लगता है। अक्सर मौखिक दुर्व्यवहार ही मानसिक दुर्व्यवहार का कारण बनता है। इन सभी बातों से शायद आप ये सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम सब बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आइए अब एक छोटे से डेटा पर हम नजर डालते हैं। भारत में ही 23.7% बुजुर्गों का शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसमें उन्हें मारना, धक्का देना, झापड़ मारना, जला देना आदि सभी प्रकार के केसेस सामने आए हैं। 26.5% बुजुर्ग कब्जा किया जाना आदि से ग्रसित है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये हम ही आप जैसे लोग कर रहे हैं। ये जो हमारा समाज है ना आज का, आज से 50 साल पहले शायद इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पहले हमने एक संयुक्त परिवार देखा था, पर इन 50 सालों में परिवार का ढांचा ही बदल गया है। अब ढांचा हो गया है, लोग अकेले रहना चाहते हैं। हम दो, हमारे बच्चे, और इसके अलावा हम ना माँ बाप को चाहते हैं, ना हम और किसी की दखल अंदाजी चाहते हैं। हमने देखा ही नहीं है कि हमको बुजुर्गों के साथ कैसे रहना है। अगर हमने अपने माँ बाप को उनके माँ बाप के साथ या सास ससुर के साथ या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हुए देखा होता तो शायद हम भी सीख पाते। पर आज का दिन, इस दिन को अगर हम रिकग्नाइज करें, अगर हम इससे सोचें समझें, हम अच्छा बोल सकते हैं। इस डेटा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इससे आपको ये अंदाजा बिल्कुल लगा सकते होंगे कि ये भारत में ही नहीं हो रहा है। हमारे बुजुर्ग कई जगह कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर हम दुनिया भर के देशों का डेटा उठाएं तो ये और ज्यादा है। जो किसी भी देश का बहुत ज्यादा विकसित होना या कम विकसित होना, इस बात का बिल्कुल द्योतक नहीं है कि वहाँ का बड़ा और बुजुर्ग बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, क्योंकि रहना हम सबको साथ है। इंसान जो यहाँ है वही वहाँ है, और हमें ही सीखना है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखना है। क्या हम कभी ये सोच या समझ पाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है? शायद तब तक नहीं जब तक हम खुद माँ बाप नहीं बन जाते। अपने बच्चों के लिए हम निस्वार्थ भावना से भूल जाते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमारे लिए इतना याद रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि शायद यही सारी हार्डशिप्स हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए की है। हम भूल जाते हैं। हम सब अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए गए कार्यों का कभी भी कर्ज चुका नहीं पाएंगे, पर क्या आज हम ये शपथ नहीं ले सकते कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों का और अपने आसपास के हर उस बुजुर्ग का उतना ही ख्याल रखें जितना कि हम अपने बुढ़े होने पर खुद का ख्याल रखा जाना पसंद करेंगे। अगर हम सब बस इतना ही सोच लें कि क्या जो व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ आज कर रहे हैं, क्या वही व्यवहार हम अपने लिए पसंद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब है आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सरासर गलत है, और भविष्य में अगले आने वाली पीढ़ी से अगर हम सुधर जाएं, अगर हम इन बातों को समझा लें, अपनों को समझा लें, अपने कार्य करने के तरीकों को समझा लें, बुजुर्गों को समझ लें, तो शायद हमें ये दिन देखना ना पड़े। इसी के साथ मेरी बुजुर्गों से भी बहुत करबद्ध निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आपने भी अपने हिसाब से बच्चों को पाला है और अनुशासन की डोर आपने हमेशा खींचे रखा है, पर अब आपकी संतान समर्थ है, उनके साथ और कई रिश्ते जुड़ गए हैं जिन्हें निभाना भी उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना आपके साथ निभाना। समय के साथ बच्चों को फ्रीडम देना अत्यंत आवश्यक है। आप बड़े हैं, आपको दुनिया भर का अनुभव है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप ही सब कुछ जानते हैं। सामंजस्य दोनों को बैठाना है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, और जब ताली दोनों हाथों से बजती है ना, उसमें निकला हुआ कंपन आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है, और यही ऊर्जा का संचार हमें छोटों और बड़ों के बीच में हमेशा रखना है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में किसी बड़े बुजुर्ग का ना तो कभी अपमान किया है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की ठेस पहुंचाई है, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं सदैव खुश रहती हूँ। पर क्या आप ऐसा कह सकते हैं?
ज़रा सोचिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुष्पलता जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने विचार भी हम सबसे साझा करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि आज का दिन है और ये विषय भी वही है कि विश्व बुजुर्ग जो दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। जहाँ तक मैं स्वयं ही अब अपने जीवन के उत्तरार्ध में हूँ और मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ी हूँ और बहुत सारी सामाजिक कार्यों में मेरी बहुत रुचि है और मैं जहाँ पर इस तरह से मैंने देखा है, स्वयं अनुभव किया है, वही चीज़ आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। लखनऊ में बहुत सारे वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। अब ये वृद्ध आश्रम की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? जहाँ तक मैं ये देखती हूँ कि जब अपने जीवन की संध्या काल में पहुँचते हैं बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद या फिर अपने शारीरिक असमर्थता के कारण, तब बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो उनको सेवा भाव से और सम्मान पूर्वक उनको अपने घर में रखते हैं। अधिकतर आज एकाकी परिवार हो गए हैं जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चे, इसके अलावा उन्हें और किसी का साथ नहीं चाहिए। वो भूल जाते हैं कि वो बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर कठोर परिश्रम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको वो सब सुविधाएं दी जो स्वयं उन्हें जीवन में प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपना तिनका तिनका जोड़कर एक सुंदर सा आशियाना बनाया और ये सोचकर कि हमारे बुढ़ापे में ये हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे और हमको अपने घर में चैन से बची हुई जिंदगी काटने का मौका मिलेगा। जब बुजुर्ग घर में रहते हैं तो वो किसी पर भार नहीं होते। वो अपनी उम्र के हिसाब से जितनी उनकी क्षमता शेष रहती है वो बच्चों के, अपने नाती पोतों के साथ बहुत सहयोग भी करते हैं। बुजुर्गों के घर में रहने से बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे त्योहार होते हैं ऐसे, और बहुत बच्चे जो अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठते हैं और जीवन में आते हैं। जब घर में रहते हैं तो संस्कार बहुत अच्छे पनपते हैं उनके बच्चों में। दूसरे, जब वो अपने जीवन की कठिन विषम परिस्थितियों में होते हैं, उनसे भी उन्हें बहुत सारी कुछ जीवन में सीखा होता है जो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और कोशिश होती है कि वो भार के रूप में ना रहें। अपनी क्षमता भर अपनी बहू का भी सहयोग करते हैं, बेटों का भी। उनकी उम्र के लिहाज से वो सारे वो कार्य करते हैं, जैसे बच्चों को कुछ पढ़ा देना या बाजार से सब्जी वगैरह खरीद लाना या पेड़ पौधों की देखभाल करना। खास तौर से जब बुजुर्ग घर में होते हैं तो वो घर की सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से होती है। गर्मी की छुट्टियां आती हैं और छुट्टियां हैं जहाँ पर परिवार अपने बच्चों के साथ घूमने चले जाते हैं, उनके बेटे बहू, और बुजुर्ग घर में रहकर पूरी सुरक्षा के साथ जब हमारे बच्चे बाहर होते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि घर अकेला नहीं है। लेकिन वही बुजुर्ग कुछ हद तक, अब मैं कहूँगी कि 50% लोगों के घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं रह गया है। वो उन्हें अपना भार समझने लगे अपने ऊपर, और यही कारण है जब अपने ही बनाए घर में बुजुर्गों को रहना दूभर हो जाता है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि अपने घर में अपने ही बच्चों का वो उम्मीद करते कि उन्हें थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार मिले। जब वही उनको नहीं मिलता है और उपेक्षा होने लगती है, तब अपने ही घर में रहना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तब जाके वो फिर अनाथ आश्रम में या किसी और जगह जाके शरण लेते हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको ऐसे दूंगी। एक परिवार में 3 बेटे होते हैं, माँ बाप थे। तीनों भाइयों ने सोचा कि हम 4-4 महीने अपने माता पिता को अपने पास रखेंगे। वो अच्छी बात थी, लेकिन गलत वो हुआ जब उन्होंने कहा एक पिता को रखेगा 4 महीने, एक माता को रखेगा। अब क्या होने लगा कि मान लीजिए रसोई में रोटी बनी है, अगर कुछ अच्छा बना है तो जब पत्नी खाती उसे लगता मेरे पति को नहीं मिला है, या जब पति खाता है तो वो सोचता मेरी वाइफ पता नहीं आज क्या मिला होगा। वही बच्चे अगर ये करते कि भाई आपने 4-4 महीने माता पिता को एक साथ रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता और वो ज़्यादा संतोष के साथ रहते। एक बार किसी वृद्ध आश्रम में
होली मिलन समारोह के अवसर पर एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे गाने के लिए हम लोग सब वहाँ पे थोड़ा उनके मनोरंजन के लिए हम लोग गए हुए थे, वृद्ध लोगों के, जिससे कि उन्हें भी ये आभास हो कि वो अकेले नहीं हैं। तो हम लोग होली के अवसर पर उस आश्रम में जाकर वहाँ पर रहते हैं, उस दिन पूरा दिन बिताते हैं, उनको भोजन भी करवाते हैं और कुछ मनोरंजन के लिए गाना बजाना भी होता है। उसी अवसर पर एक महिला ने एक गीत प्रस्तुत किया। गीत बहुत ही सुंदर क्लासिकल बेस था। जब वो गाना खत्म हुआ तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा, आप इतना अच्छा गीत गाया आपने, शास्त्रीय संगीत पर आधारित, आपने क्या इसको सीखा है क्या? उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं बड़ी हैरान हुई कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई, मैंने शायद गलत सवाल कर दिया। मैंने उनसे कहा, माफ़ कीजिएगा, रायबरेली महाविद्यालय संगीत। मैंने कहा, फिर दीदी आप यहाँ पर कैसे आ गई? आप तो गवर्नमेंट कॉलेज में थी और आपको पेंशन भी मिलती होगी। उन्होंने कहा, हाँ मिलती है। तो मैंने कहा, फिर आप यहाँ क्यों आए? बोली, ईश्वर की दया से बड़ा सुंदर सा घर हमने बनाया हुआ था और उस सुंदर से घर में मैंने सोचा था कि मैं संगीत की शिक्षा बच्चियों को दूंगी, लेकिन अपने ही उसी घर में मुझको इतनी परेशानियां हुई, इतनी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा कि मैंने इस वृद्ध आश्रम में रहना स्वीकार किया। तो मैंने कहा, फिर दीदी आपको तो पेंशन मिलती थी, फिर ये यहाँ पर आप क्यों आई? आप अपने लिए अलग से भी कुछ कर सकती थी। लाती है, बच्चों को भी लाती है और मुझे सिर्फ खाते में छोड़कर मुझसे पूरी बाकी शेष रकम का चेक कटवा के ले जाती। ये है पीड़ा उनकी। इसी तरीके से मैंने एक जगह और देखा, अभी हाल ही में करीब 15-20 दिन पहले मैं शहर से बाहर गई हुई थी। मैंने देखा कि एक जगह जहाँ मुझे जाना था वहाँ रुकी, गाड़ी रुकी। मैंने देखा एक बुजुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और अचानक पहली सीढ़ी से वो गिर गए। उनके सामने उस मकान के बाहर 3-4 महिला पुरुष और बैठे हुए थे। ऊपर छज्जे से उनका बेटा और बहू और उनका बच्चा चिल्लाने लगा, तुम ऐसे ही गिरोगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद होगी, मरते भी नहीं हो। मैं एकदम स्तब्ध रह गई। मेरे मन में आया कि मैं उनसे कहूँ, आएगी तो क्या आप करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोली कि मैं उनसे परिचित नहीं थी और शायद उन्हें मेरा टोकना अच्छा ना लगता। इन सब चीज़ों से मैंने ये अनुभव किया कि वृद्ध आश्रम है, बहुत सी सुविधाएं हैं और बुजुर्ग लोग इसलिए वहाँ चले जाते हैं कि कम से कम उनको अपने जैसे सहयोगियों के साथ समय बिताने का, बातचीत करने का अवसर मिलता है और प्रॉपर उनकी देखभाल होती है। उन्हें समय से प्रतिदिन एक डॉक्टर आता है। अधिकतर जितने आश्रम हैं उनमें डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और वो समय समय पर आकर उनका चेकअप करते हैं। उनको बाकायदा भोजन बहुत अच्छा बना के खिलाया जाता है। नाम मात्र को उनसे शुल्क लिया जाता है, वो भी इसलिए कि बहुत सारे फालतू लोग ना आ जाए बिल्कुल फ्री करने पर, लेकिन जितने प्राप्त हैं उसके हिसाब से वो शुल्क। लेकिन जितने मैंने जहाँ जहाँ भी गई हूँ, मैंने लोगों से बात की, पहली बात तो वो लोग बताते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपनी पीड़ा को साझा किया कुछ लोगों ने। तो मैंने ये अनुभव किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी से वृद्धाश्रम में नहीं आया है। या तो उनके बच्चे विदेश चले गए या हिंदुस्तान में ही रहकर कहीं दूर नौकरी करते हैं और मजबूरी बस वो अकेले रहते हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा का खतरा भी होता है, इसलिए वो उधर आ जाते हैं। या फिर उनको अपने परिवार से इतनी उपेक्षा मिलती, वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान मिले, बाकी तो वो सब कुछ देते हैं। कभी उन्होंने किसी चीज़ में अपनी अपेक्षाएं बच्चों से नहीं करते। जितना हो सकता है वो अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए अपने जीवन के उस मोड़ में आते हैं जब उन्हें थोड़ी सी सेवा की आवश्यकता होती है। समय से भोजन, थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह मिले उन्हें, थोड़ी देखभाल हो जाए, बच्चे उनके पास बैठें और उनसे बातचीत करें।
बस यही उनकी उम्मीद रहती है, पर उस पर भी उनको ये सब नहीं मिलता है। ये बड़ा ही कष्टदायक है और बहुत इसको देखा जाए तो ये हमारा समाज जिस ओर बढ़ रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरीके की बातों से हमारे बच्चे ही जो सीख रहे होते हैं वही व्यवहार कर आपके साथ वो करेंगे, निश्चित ये होता है। और अभी हमारे बीच में अभी स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल उपस्थित हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी अपने कुछ विचार रखें इस विषय पर। धन्यवाद श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल। मैं अभी आपकी सभी बातों को सुन रही थी। आदरणीय, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, वो इस प्रकार से कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो अपने वृद्ध बुजुर्गों सम्मानित जनों का सम्मान करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों की आयु में, विद्या में, बल में और यश में वृद्धि होती है। इतनी महत्वपूर्ण बात जो हमारे शास्त्र से निकल कर आई है, अगर इस एक शास्त्रोक्त को हम, इस एक उक्ति को अगर हम अपने अंदर ढाल लें, उसको आत्मसात कर लें, और ये चीज ना सिर्फ हम, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बात का ध्यान रखे और इसके मर्म को समझे, तो मुझे लगता है जो अभी आपने पीड़ा बताई जो बुजुर्ग झेलते हैं, शायद उन्हें ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारे अपनी सास ससुर के सहारे। तो इसको यहाँ पर थोड़ा वक्त लगता है अपना सामंजस्य बिठाने में। यहाँ पर सास की भूमिका ये होनी चाहिए कि बहू को कभी भी ये ना लगे कि वो पराये घर में आ गई, वो अपने घर में आई है और उसको बहुत ही प्यार से, दुलार से और बहुत ही धीरे, जिस तरह वो अपनी बेटियों को सिखाती है, ससुराल जाने से पहले हर कार्य सिखाती है, इस तरह से अपनी बहुओं को भी सिखानी चाहिए और वही व्यवहार करना चाहिए जो अपनी बेटी के साथ करती है। जब सास बहू को बेटी की तरह प्यार देगी तो निश्चित रूप से बहू कहीं इतनी कठोर नहीं होगी कि वो सास को प्यार ना दे या सम्मान ना दे, और अगर ऐसा होता है तो बहुत रिश्ते सुधरेंगे। हालांकि आजकल थोड़ा समय विपरीत हो गया है, अधिकांश लड़कियां जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, तो सास तो या शाम को जब वो ऑफिस से आती हैं तो थोड़ी सी उम्मीद करती कि थोड़ा काम वो संभालेगी। उनके बच्चों को भी दिन भर सास संभालती है, कभी भी घर की सुरक्षा में कमी नहीं आने देती है। तो सास पूरा प्रयास करती है कि अपनी बहू को पूरी सुख सुविधा दे, बहुत ही सहयोग दे। अब यहाँ पर बहू को भी चाहिए कि वो भी ये सोचे कि अगर हमारी सास साथ में है तो मुझे कितनी बेफिक्री है, मेरे बच्चे कितने सास ससुर माता पिता के संरक्षण में पल रहे हैं और किस तरीके से उन बच्चों में संस्कार भी आ रहे हैं, तो उसे भी अपनी माँ के समान ही सास को व्यवहार देना चाहिए। और जिस तरीके से होता है कि भाई सास ससुर भारी पड़ने लगते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, यदि उस बहू के माता पिता को, उसकी माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़े या पिता को, तो उसको जो पीड़ा होगी वही व्यवहार, वही पीड़ा उसको अपने सास ससुर होनी चाहिए। और अगर ऐसी व्यवहार बहुत ही मधुर हो जाएगा। राखी जी, मैं यहाँ एक और उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी लगभग 1 महीने पहले एक महिला, उन्होंने मुझे सुबह सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे का समय था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बहुत ही रोती हुई आवाज़ थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैडम आप हमें किसी वृद्ध आश्रम में भिजवा दीजिए। आपने हमसे चर्चा की थी कि लखनऊ में ऐसा वृद्ध आश्रम है जहाँ पर बुजुर्गों की देखभाल अच्छे से होती है, मुझे भिजवा दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया उनके पति नहीं है और कोई संतान नहीं थी, जो एक घर था वो भी भाई भतीजों ने मजबूर कर दिया उसको बेचने के लिए, और उसको बेचने के बाद अब वो बहू और बेटे उनको इतना प्रताड़ित करने लगे, उनके भतीज बहू और भतीजे लोग, कि उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा अच्छा मैं पता करती हूँ। उन्होंने कहा मैडम जल्दी पता कर दीजिए, मैं आज अपना सामान बांध के बैठी हूँ, मुझे आज ही चले जाना। मैं आपको बताऊँ कि सुनकर मुझे बहुत ही वो लगी। अगर मैं अपने पूरे परिवार के साथ ना रह रही होती तो निश्चित रूप से उन्हें अपने पास रख लेती। मैंने तुरंत 2 वृद्धाश्रम में बात की। एक में पता चला कि वो कम से कम 5,000 रुपया महीने पर ही किसी को रखते हैं। तो मैंने जो वहाँ के संरक्षक थे, मैंने उनसे बात की, भाई जिसके पास अगर 5,000 होते तो वो क्यों आता, वो कहीं भी रह जाता,
2,500-3,000 में टिफिन मंगवा लेता और कहीं किराए पे भी एक कमरा लेके किस तरह रह लेता। तो अगर नहीं है तो उन्होंने कहा उसमें आप जैसे लोग होते हैं जो उनको गोद ले लें और आप उनका खर्चा दें। मैंने कहा ठीक है। और जैसा कि उन्होंने बताया 10,000 सिक्योरिटी भी जमा होगी जो रिफंडेबल होगी। वो लड़की जो वृद्धाश्रम में छात्रा थी, उसके पति का वो मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप क्या लेते हैं अगर किसी वृद्ध को रखते हैं? उनका 7,000। मैंने कहा है 7,000, फिर तो आपने वृद्धाश्रम क्यों खोला हुआ है? तो कहने लगे खर्चा होता है। मैंने कहा अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे फिर रहेगा और क्या होगा उसका? बोले नहीं तो ऐसे कुछ लोगों को हम कुछ नहीं देते। मैंने कहा ऐसी ही एक महिला को हम आपके पास भेज रहे हैं और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपका सहयोग करूँगी। मैंने उनको बताया फ़ोन करके कि आपका इंतजाम हो गया है, आपको कल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी भिजवा दूँ, बहुत ही परेशानी में हूँ। मैंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी निकलवाई। हमारे एक अध्यापक हैं, उनको मैंने भेजा। इस तरीके से उन महिला को सम्मानपूर्वक वहाँ छोड़कर आओ एड्रेस दिया और 10,000 रुपये उनके खाते में उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जहाँ पर उनको रखा जाना था। जब वो गई हैं वहाँ पर तो जिस समय अपने घर से निकल रही थी, मेरे अध्यापक ने आके बताया मैडम मैं आपकी वजह से खामोश रह गया। इस समय वो घर से निकल रही, गाड़ी में उनका बक्सा रखा जा रहा था तो उनके परिवार के लोग चबूतरे पर खड़े हुए हंस रहे थे। बोले मेरा मन हो रहा था कि मैं उनको अच्छे से सुनाऊं, लेकिन मैं आपके कारण खामोश हो गया। अब मैं हर 8वें दिन उनका हालचाल लेती हूँ। मैंने देखा उनकी सेहत में भी सुधार हो गया है, बहुत ही खुश है। और मैंने उस लड़की को जो वृद्धाश्रम चला रही उसके पति को कहा कुछ गरीब बच्चे अगर आपको मिले आसपास तो वो पढ़ा देंगे निःशुल्क। और क्योंकि वो अंग्रेजी की अध्यापिका भी थी, तो इस तरीके से मैं देखती हूँ कि किस तरीके का व्यवहार होता जा रहा है वाला है। तो बड़ी ही विडम्बना की बात है कि ये स्थिति जो अपनी संस्कृति के लिए विश्व का सिरमौर है वहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। बहुत ही विडम्बना और सोचने की एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी जी। हम सब छोटे रहे हैं और बचपन से ही सुनते आते हैं कि सास मिलेगी ना तब बताएंगे। हाँ, सास मिलेगी ना तब बताएंगे। हर बात पे सास सास सास। तो हमें लगता है हमारी माएँ भी कुछ सास का खाका ऐसा तैयार करती है कि हाँ बस बचपन से भर जाता है कि मैंने गलती करी अरे सास देखी है, हाँ सास देखी है। तो हम माएँ क्यों नहीं ऐसे पाल पाते कि बेटा जैसी मैं तुम्हारी माँ हूँ, कल को तुम जिस घर में जाओगी एक माँ तुम्हें वैसी ही मिलेगी। तो शायद हम अपने आप को ही एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कि बस वही गलती के लिए शायद जब माँ टोके तो बहुत अच्छा लगता है, सास टोके तो क्योंकि खाका ही वही तैयार है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगता है कि बस बहुत बड़ी गलती हो गई। सास तो जबकि अपना बेटा भी सौंप देती है, घर द्वार भी सौंप देती है, सब कुछ सौंप देती है और बदले में कुछ भी नहीं चाहती। वो चाहती है सिर्फ थोड़ा सा प्यार मिले, प्यार से थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, सम्मान भी ना मिले प्यार मिले। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी भी बहुत सी सासें ऐसी हैं बिल्कुल जो बहुओं को बहू ही समझती हैं। उनसे मेरा विशेष आग्रह है आज एजुकेशनल ये जो हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा कि वो समय समय पर ऐसी वार्ताएं आयोजित किया करें इसी प्रकार के टॉपिक पर कि कुछ नहीं तो हम समाज को थोड़ा सा अच्छा संदेश दे सकें। आपने जो एक बात कही, आपने बातों बातों में बहुत महत्वपूर्ण बात कही आदरणीय पुष्पलता जी कि कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत ही सम्मानित पदों पे रह चुके हैं, जिनका अनुभव इतना बृहद है कि अगर उनके अनुभव का प्रयोग किया जाए तो शायद वो अपना जो योगदान है अपनी नौकरी के पश्चात या कह लीजिए रिटायरमेंट के पश्चात भी समाज को और सरकार को दे सकते। ये तंत्र विकसित नहीं हुआ है, ये भी एक टैलेंट पूल है। जिन्होंने अपनी 60 वर्ष की या 62 वर्ष की या 58 वर्ष में जितने भी वर्ष में वो रिटायर हुए हैं उस अवस्था में उस फील्ड में काम किया है, उसके वो विशेषज्ञ बन गए हैं। उनका वो अनुभव, उनका वो ज्ञान उनके साथ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। कहते हैं जैसे एक कलाकार होता है और एक डॉक्टर होता है और एक शिक्षक होता है, वो मरते दम तक कलाकार रहता है, शिक्षक रहता है, डॉक्टर रहता है, जब जरूरत पड़ती है वो अपना कार्य कर देता है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको अगर हम उनके रिटायरमेंट के बाद भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। राखी जी, तो इस माध्यम से हम, जैसा कि आपने उदाहरण अभी दिया, जिनको आपने
एक वृद्धाश्रम में भेजा और वो एक इतनी अच्छी शिक्षिका थी, उसी प्रकार से अभी भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है। चाहे समाज में इस प्रकार इतने संगठन हैं, उन संगठनों में वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग घर में नहीं बैठना चाहते रिटायरमेंट के पश्चात, वो लगातार अपने जीवन पर्यंत सक्रिय रहना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि अगर इस हमारा जो हेल्थ एजुकेशनल ट्रस्ट है, इस दिशा पर अगर कुछ ध्यान दे और इन लोगों के लिए इस दिशा में कार्य करे। वृद्धाश्रम एक अलग चीज है, वृद्धाश्रम के तो हम लोग फेवर में शायद है ही नहीं, हमारा समाज भी इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति सभ्यता में ये नहीं है, इसको कोई स्थान ही नहीं प्राप्त है। क्योंकि विवेकानंद जी की अगर आप बात करें तो उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनकी जिंदगी भर के लिए उनके साथ सूतक लग जाता है। उसके पश्चात वो चाहे जितने पूजा पाठ कर लें, जितने कर्म कर लें, चाहे जितने मंदिरों में चले जाएं, चाहे कितने शुभ कार्य कर लें, वो उन्हें कभी फल नहीं देंगे। जिस प्रकार स्त्री के अपमान के साथ जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां पर कोई शुभ कार्य फलित नहीं होता, उसी प्रकार जहाँ बुजुर्गों का, जहाँ वृद्धों का सम्मान नहीं होता, वहां पर किया गया कोई भी कार्य फलित हो ही नहीं सकता। इसलिए वृद्धाश्रम तो हमारी समाज में है ही नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। इसको तो हमें कोशिश करके इस चीज को खत्म करना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग और वृद्ध हैं, जो सम्मानित हैं, जो अनुभवी हैं, उनका हमें पूल तैयार करना चाहिए और उन्हें समाज में और सरकार में किस प्रकार उनका योगदान लिया जा सकता है, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी राखी जी, मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अधिकतर अपने अनुभवों से बताई हैं जो चीजें। एक और बात बताना चाहती हूँ, लखनऊ के मंडलायुक्त रहे स्वर्गीय श्री R.K. मित्तल जी, मैं उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए, उनकी एक बात जो मेरे हृदय को बहुत गहराई से छू गई थी। एक बार हम लोग हमारे बहुत ही परिचित हो गए थे, वो परिवार की तरह उनके साथ हमारा हॉस्टल वाले स्कूल का योजना बना रहे। एक गांव था जहाँ पर हमने ये सोचा था कि वहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और चूंकि बच्चे दूर दूर गाँव से आते तो उनको रहने को हॉस्टल सुविधा प्रदान करे, तो मित्तल साहब भी हमारे साथ में गए हुए थे, मेरा बेटा भी साथ में था। उन्होंने देखा, बोले बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ये लीजिए, लेकिन इसमें से थोड़ी जमीन आप हमें दीजिएगा। मैंने कहा कि जी सर बताइए क्यों? तो कहने लगे कि यहाँ पे हम 8-10 कमरे बनाएंगे जहाँ पर वृद्ध लोगों को रखेंगे, उससे आपके हॉस्टल को 2 सुविधाएं मिलेंगी। कुछ बताइए, एक तो जो आपका इतना बड़ा आप जमीन ले रहे हैं, उसमें हरे भरे पौधे वो स्वयं लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। दूसरे, बच्चों की, जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, वृद्ध लोग, उनको सुरक्षा भी देंगे। और अपने अनुभव से अभी उस प्लान पे काम नहीं हुआ, हॉस्टल के साथ वृद्धाश्रम भी, मतलब ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनको कोई नहीं है देखने वाला, वो वहाँ रहेंगे और उनके अनुभव का लाभ हम उठाएंगे। बीच बीच में समाज में आपने भी सोनाली जी देखा होगा, एक विचार निकल कर आता रहता है कि अगर ऐसी आवश्यकता है भी कि वृद्धों को कहीं रखना है, क्योंकि कुछ कारण अपरिहार्य हो सकता है, जिन पर जैसे आपने बताया उनके बच्चे नहीं थे, या कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं करी होगी, वो भी तो बुजुर्ग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बात बीच बीच में निकल कर आती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही स्थान पर ऐसे बुजुर्ग हों और एक ही स्थान पर वो ऐसे अनाथ बच्चे हों जिनके वो लोग साथ में रहेंगे, तो उनके भी जीवन में कुछ खुशियाँ होंगी, उन्हें भी एक परिवार का एहसास होता रहेगा। इस विषय में सोनाली जी क्या आप भी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी जब इसके पहले राखी जी आप कह रही थी कि एक टैलेंट पूल है वृद्ध लोगों का, तो ये मैंने अपने आसपास ही कई जगह देखा है कि कोई ना कोई बुजुर्ग है जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो बहुत कुछ आगे करना भी चाहते हैं, पर बार बार उनके साथ रहने वाले उनके बच्चे, भतीजे या कोई भी उन्हें पीछे खींचते हैं कि आप अब आप बहुत कर चुके हैं, अब आप ये ज्यादा मत उड़िए, ज्यादा मत चढ़िए, और भी कई तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और मैं देखती हूँ उनका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन गिरता है। जिस ऊर्जा, जिस जोश के साथ वो रिटायरमेंट के दूसरे दिन में रहते हैं जी, हर बीतते दिन के साथ उनका वो जोश ठंडा होता है, और वो स्वयं से नहीं होता, वो ये इनके बच्चे, इनके आसपास में रहने वाले हम जैसे नौजवान लोग, यही लोग करते हैं। क्योंकि प्रोत्साहन तो हर उम्र में आवश्यक होता है, हर कदम पर आवश्यक। और अगर ये अनाथ बच्चे और बुजुर्गों का आपस में हम समन्वय करा सके, एक साथ रह सके, बहुत अच्छा विचार है। इसमें हम वाकई अगर इस दिशा में अगर हम कुछ कदम उठा सकें और ठोस लेवल पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए, आज बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है और समय की थोड़ी सी कमी है जी, तो हम अपनी वार्ता को यही विराम देते हैं। नमस्कार।